We will enjoy this session after the presentation of three very learned, united and diverse both presenters, जो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेगी। और मेरी इच्छा यही है कि जब ये कॉन्क्लेव ख़त्म होने पे आए तो एक ओपन हाउस में आप सब कुछ न कुछ अपनी बात कहने की क्षमता विकसित कर सकेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, वरना सेमिनार तो हम साल में 300 करते ही हैं। वो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन आपके लिए प्रोफेशन नहीं है, आपके लिए ये एक मौका है जहाँ पर आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम being a passive listener to an active participant and the contributor to the future development and growth trajectory of this country. By 2047, as the Prime Minister envisions that 100 years of India should be 100 years of developed India. When we say developed India, we have several questions to answer. और ये सारे सवाल हमारे जहन में आ जाने चाहिए। इस कंट्री के साथ एक विशेषता है। मैं जब विशेषता कहूँगा तो ये मतलब ये है कि इसको अंग्रेज़ों ने डिफ़िकल्टी कहा है, उसको मैं विशेषता कहता हूँ। उनको डिफ़िकल्टी लगती थी, हमारी विशेषताएं हैं। एक तो विशेषता ये है कि हम एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता हैं। ये बात अंग्रेज़ों को कभी हजम नहीं, अभी तक नहीं हुई है, पहले भी नहीं हुई थी कि हम एक प्राचीन सभ्यता है जिसका हमें अपने पर गर्व है। और ये हमारी निरंतरता भी है, इसके ऊपर हमें उससे भी अधिक गर्व है। और यही हमारी मेनस्टे रही है सदियों सदियों से, जिसने हमें बनाए, बचाए और बसाए रखा। पिछली बार मैं किसी सत्र में आपके इसी विश्वविद्यालय में दूसरे हॉल में था, कुछ चर्चाएं उस समय भी हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है किसी भी बच्चे ने वो पुस्तक नहीं पढ़ी होगी जो मैंने रेफ़र की थी। इसी विश्वास से मैं दोबारा बात कहता हूँ। इकोनॉमिक्स की बात जब हम लोग करते हैं, जब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो आपकी आर्थिक शक्ति की बात होती है। हम आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे, ये कैसे प्रमाणित होगा? और हमारी क्या स्ट्रेंथ थी, ये कैसे प्रमाणित होगा? हमारे कहने से तो नहीं होगा। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों ही विश्वसनीय डॉक्यूमेंट इसलिए भी हैं क्योंकि वो हमारे द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑथर ने उसको कंपाइल किया और आपको दिया है ये पढ़ने के लिए, जिससे आप इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखा। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट द मिलेनियम पर्सपेक्टिव नाम की पुस्तक एंगस मैडिसन ने कंपाइल की ऑन द स्पॉन्सरशिप ऑफ OECD कंट्रीज, तो उसे भी नहीं पता था कि वो क्या लिखने जा रहा है। उसको ये सर्वे करना था कि पिछले 2000 वर्षों में विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कैसे बनी और कैसे बनी। लेकिन जब पुस्तक कंपाइल होकर वापस आई तो उससे यह पता चलता है कि 1500 वर्ष, 0 से 1500 तक सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल इकोनॉमी वाज इंडिया। Often touching the figure as high as 26% of the global economy, अकेले एक देश दे रहा था। और दे कहाँ से रहा था? मंदिरों से नहीं दे रहा था, वो दे रहा था मैन्युफैक्चरिंग से। आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम अपने पीक तक ले गए थे, और हमने उन विषयों पर काम कर रखा था जिन विषयों पर आज भी काम हो ही रहा है, इवन आफ्टर 700 years ऑफ दोज डिस्कवरीज। मेटलर्जी पर हम काम कर चुके थे, जिंक बनाने वाले हम अकेले देश थे बहुत लंबे समय तक, पहले और अकेले। ऐसे बहुत सारे काम हमने उस समय किए थे जिसकी वजह से हम इकोनॉमी में अपनी ताकत रखते थे। हम कल्चरल इकोनॉमी की बात आज करने लगे हैं क्योंकि उसके दूसरे कारण हैं। मैं उसके ऊपर 2 मिनट बाद चर्चा करूंगा, फिर अपने ऑनरेबल मेंबर्स को इनवाइट करूंगा टू मेक द प्रेजेंटेशंस। इतिहास जानता है कि मूर्तिकला बहुत पुरानी नहीं है। भारत के इतिहास के समक्ष मूर्तिकला बहुत नई है। इसलिए बहुत सारे और तरीके थे जिनके तरीके से हम अपनी साइंसेस को एक्सप्लेन कर पाते थे और डेवलप कर पाते थे।
हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब गोल्ड मोनेटाइजेशन की बात की थी तो उनका भी विरोध हुआ था। यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन भी बहुत पुरानी परंपरा नहीं है, वो 100 साल की पुरानी परंपरा है। उनकी थीसिस इसी बात पर थी। तो उन चीज़ों पर एक तो ये नज़र डालिए कि अंगद मेडिसन की किताब पढ़ लेनी चाहिए हमें, जब हम इकोनॉमिक रिपोर्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं और भारत की ताकत की बात करते हैं, तो ये जानने का हमको अधिकार भी है, हक भी है और जिम्मेदारी भी कि हम 1500 वर्षों तक विश्व की इकोनॉमिक्स पे छाए हुए थे, तो कैसे छाए हुए थे। वही पॉइंट्स हमको लेने हैं, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा, वो होगा द ब्यूटीफुल ट्री रिटन बाय धर्मपाल जी। तो इट्स अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी। महंगी भी नहीं है और बहुत महंगी लगे तो 3 लोग मिलकर ले लेना और फोटो कॉपी करा लेना, या आजकल तो मोबाइल स्कैन भी चलता है। ये एक किताब ये नॉवल नहीं है, ये किताब है जिसके एनेक्शर्स लगे हुए हैं, जो कि रियल एनेक्शर्स हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स से लिए गए एनेक्शर्स हैं, जो कि बाद में डिक्लासीफाई होकर डॉक्टर धर्मपाल की 6 महीने की मेहनत, 6 साल की मेहनत है जिसमें कि वो डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनली लिया गया है। तब ये पता चलता है कि अब से ठीक 200 साल पहले भारत एक पूर्णतः शिक्षित राष्ट्र था, पूर्णतः शिक्षित, ऑलमोस्ट 100% लिटरेट एंड एजुकेटेड। और जब आज़ाद हुआ तब हम 26% आ गए थे। तो अंग्रेज़ों का नेट कंट्रीब्यूशन है कि हमें उन्होंने 75% अशिक्षित बनाया और क्लेम ये किया कि उन्होंने हमें सिविलाइज किया। ये पुस्तक में जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं वो कंपनी के समय में अंग्रेज़ों द्वारा अपॉइंटेड ब्रिटिश कलेक्टर्स द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स हैं। वे हमारे मित्र नहीं थे, ये रियलिस्टिक रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई और आपके सामने ऑफ कोर्स नहीं दी, वो बाद में आपके सामने अब आती है। इन दोनों से हमें वो पॉइंट्स चाहिए जिनके आधार पर हम ये कह सकें कि हमें करना क्या है। हमें अपने आप को, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक वैचारिक शीर्षासन भी करना है, कि आपको अगर 180 डिग्री पलटना पड़े तो आपको भारत का वो अच्छा सा चेहरा दिख जाएगा जिसकी कल्पना हम और आप सब करते हैं, लेकिन इन पैरों पर सीधे खड़े होकर नहीं दिखेगा वो। ये समरसॉल्ट आपको करना होगा, एकेडमिक समरसॉल्ट करना होगा, तब जाकर हम इस बात को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। इसी आश्वासन के साथ जब मैंने आपको कहा था कि ये बात हम कल्चरल इकोनॉमी की बाद में करेंगे, इकोनॉमी की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं हैं। जब ये सोचा गया कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, इनको क्विकली रिकवर करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, और तब सोचा गया कि टूरिज़्म और कल्चर ही सबसे अच्छा तरीका है जो बहुत तेज़ी से ये रिकवरी कर सकता है, इसलिए ये प्रमोशन शुरू हुआ। भारत में भी 1948 में एडॉक कमेटी ऑन टूरिज़्म बन गई थी, जिसने इन सब चीज़ों पर चर्चाएँ आरंभ की। बाद में इसके प्रमाण भी मिलने लगे। आपके देखते देखते आपके सहयोगी साथी देश तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने पड़े, ख़ास तौर से वो कंट्रीज़ जहाँ पर टूरिज़्म बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा, उनकी इकॉनमी भी बढ़ी। भारत को ये समझना था कि उसको अपनी इकॉनमी को और या उसके अपने टूरिज़्म को किन शर्तों पर बढ़ाना चाहिए या किन कंडीशन में बढ़ाना चाहिए। उन्हीं एक कंडीशंस में आती है ये हमारी कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव। कल्चर को आधार मानकर भारत की इकोनॉमी को विकसित किया जा सकता है, इस विश्वास के साथ ये इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की श्रृंखला शुरू हुई है।